नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं सियासत मौके का खेल है। यहां वही बाजीगर होता है जिसके पास ताकत होती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सियासी ताकत की छाप आज आम बजट पर साफ साफ दिखाई दी। मोदी 3.0 के पहले बजट में बहुत से इशारे नजर आते हैं। इशारे सियासत के हैं, इशारे ताकत के हैं और इशारे भविष्य की चिंता के हैं। इन सब की आज विस्तार से मैं बात करूंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो बजट भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिहार पर केंद्रित था। बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए बजट, बिहार में पावर प्लांट के लिए बजट, बिहार को बाढ़ राहत के लिए बजट और न जाने क्या क्या। यह बात दिल्ली में बैठे विपक्ष को चुभ गई। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। बात बजट पर हो रही खटाखट सियासत की भी करेंगे। राजनीति में खटाखट शब्द का आविष्कार बीते दिनों राहुल गांधी ने किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन की हार के बाद यह शब्द सियासत की गलियों से गायब था। अब बजट ने इस शब्द को एक बार फिर जिंदा कर दिया। बजट पर खटाखट वाली बात क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बात होगी आज के एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इसकी वजह है क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात आम बजट की, जिसका इंतजार बीते कई दिनों से था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 3 बातें साफ साफ दिखाई दी। पहली बात, सरकार युवाओं के मुद्दे को लेकर चिंतित है क्योंकि सवाल वोट का भी है। दूसरी बात, एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने की भरपूर कोशिश है क्योंकि सवाल सरकार को पूरे 5 साल चलाने का है। और तीसरी बात, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत दी गई है और बताया गया कि सरकार को सबकी चिंता है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए इस बार के बजट में कितना दम है, कहां खुशी है और कहां गम है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इतिहास रच दिया। दावा है कि ये बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। We need to focus on 4 major castes, namely the गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता। इस बजट पर किस सेक्टर में ज्यादा फोकस रहा, ये समझने के लिए जरूरी है कि बीते साल के बजट से इस साल के बजट को कंपेयर किया जाए। पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि बजट को 7,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। पिछले साल ये रकम 1,25,000 करोड़ रुपए थी, तो इस साल 1,32,000 करोड़ रुपए है। शिक्षा की बात करें तो इसमें 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 1,13,000 करोड़ का बजट था, तो इस बार 1,21,000 करोड़ रुपए का है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य के लिए 89,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, तो इस बार इस विभाग का बजट 91,000 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का बजट पिछले साल के मुकाबले 33,000 करोड़ रुपए घट गया है। पिछले साल ये 2,56,000 करोड़ रुपए का था, जो इस बार घटकर 2,23,000 करोड़ रह गया है। राशन और इसका वितरण इसी विभाग के तहत आता है। आवास और शहरी विकास के लिए किए गए आवंटन की बात करें तो इसका बजट 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल जहां इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो इस बार 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 29,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आवंटित किए गए हैं। पिछले साल का रक्षा विभाग का बजट 5,93,000 करोड़ रुपए था, तो इस बार 6,22,000 करोड़ रुपए है। अब बात रेलवे की, जिसका बजट इस साल 1 साल पहले के मुकाबले 14,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पिछले साल 2,41,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो इस साल 2,55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। सवाल तो ये भी है कि महिलाओं को इस बार के बजट में क्या मिला। सरकार का जवाब, महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन। अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के लिए ये 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार ने इस साल के लिए लखपति दीदी बनाने का टारगेट
2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तब मिडिल क्लास टकटकी लगाए टीवी के सामने बैठा था। इंतजार इसी बात का था कि टैक्स स्लैब में सरकार इस बार क्या बदलाव करती है। और सरकार ने जब अपना प्लान सामने रखा तो कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ निराश भी हुए। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद आपकी कमाई का कितनी बचत होने वाली है। देखिए, जिसकी आय 8 लाख रुपए सालाना है उसे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 7,500 रुपए की बचत होगी। जिसकी आय 10.5 लाख रुपए सालाना है उसे पहले के मुकाबले 12,500 रुपए की बचत होगी। इसी तरह जिसकी आय 15.5 लाख रुपए सालाना है उसकी 15,000 रुपए की बचत होगी। और जिसकी आय 20.5 लाख रुपए से सालाना है उसे पहले के मुकाबले 17,500 रुपए का फायदा होगा। मोदी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। बहरहाल बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी। हाल ही में हुए आम चुनाव में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं शामिल की हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं जिससे यह पता चलेगा कि मोदी सरकार युवाओं और रोजगार को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस साल के बजट में रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है जिसमें 5 सालों में 2 लाख करोड़ की केंद्रीय आवंटन किया गया है। 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा। देश की 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा। निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। इसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की बात कही गई है। देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये बात भी इस बजट में कही गई है। बहरहाल बिहार के लिए इस बार का बजट बहार बनकर आया। अलग अलग विकास परियोजनाओं के मद में बिहार के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह रकम केंद्र की तरफ से चलाई जा रही दूसरी योजनाओं से बिल्कुल अलग है। जाहिर है बिहार के लिए जैसे ही यह ऐलान हुआ विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस बजट से अगर बिहार का विकास होता है तो फायदा देश के पूर्वी हिस्से के साथ पूर्वोत्तर का भी होगा। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. बजट ऐलान से बिहार को बड़ी सौगात मिली। भले विशेष राज्य की मांग के दर्जे को मोदी सरकार ने हरी झंडी न दिखाई हो, लेकिन बजट के जरिए बिहार की झोली में कुल 58,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा आया है। 3 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ देने का ऐलान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े प्रोजेक्ट में वित्तीय मदद के लिए 11,500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हवाई अड्डे का विकास, मेडिकल कॉलेज का विकास, धार्मिक पर्यटन और खेल से जुड़े इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। Also support development of road connectivity projects, additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. अब जरा बिहार के नक्शे पर बजट के जरिए राज्य के अलग अलग इलाकों को मिले तोहफों को एक नजर में देखें। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया से वैशाली एक्सप्रेसवे, बक्सर में 2 लेन का पुल, भागलपुर के पिरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित मिथिला और सीमांचल के इलाकों के साथ ही प्रदेश के आम लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 11,500 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया गया है। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं
तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर बिहार की वैभवशाली पहचान को मजबूत करने की भी पहल की गई है। इसके तहत मगध क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस दिखा। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। गया के विष्णुपद मंदिर और विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। राजगीर में पर्यटन योजनाओं पर बड़ा खर्च होगा। नालंदा के सांस्कृतिक विकास योजनाओं के लिए खास मदद मिलेगी। कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। यानी बिहार में बहार लाने के लिए वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कोई कसर नहीं रखी। अब विपक्षी दल इसे सरकार बचाने का दांव बता रहे हैं। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। जो मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो हमको उधर से हट जाना चाहिए। झुंझुना है, रेलवे के झुंझुना। बजट में बिहार के बाद अगर किसी की लॉटरी लगी तो वो है आंध्र प्रदेश। अपने 16 सांसदों के साथ केंद्र में बीजेपी का समर्थन कर रहे चंद्रबाबू नायडू यूं तो अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, लेकिन 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देकर मोदी सरकार ने उनकी भी बात रख ली, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 22 मिनट लंबे बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को सिर्फ 2 मिनट 17 सेकंड का वक्त दिया, लेकिन राज्य के खजाने को इतना मिल गया जिसकी उम्मीद शायद ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कभी होगी। Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged. आंध्र प्रदेश को सिर्फ 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज ही नहीं मिला, आने वाले वर्षों में एडिशनल मदद जारी रखने का भरोसा भी मिल गया। तेलुगु देशम पार्टी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? और बहुत संतुष्ट हैं। बहुत खुशी के बात है कि आंध्रा की बात हुई है बजट में इतना बढ़ावा आंध्रा के लिए दिया है। और ये सब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पे हम देखें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आंध्रा की बात थी, नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और उसके ऊपर उन्होंने इतना अच्छा प्रावधान बजट के रूप में किया। तो मैं स्पेशल थैंक्स आंध्रा के 5 करोड़ लोगों के तहत नरेंद्र मोदी जी को करना चाहता हूँ। अपने 16 सांसदों के साथ मोदी सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू समय समय पर आंध्र प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों का जिक्र करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक में भी नायडू ने यही मुद्दा उठाया था। जवाब में केंद्र ने न सिर्फ खजाना खोला बल्कि एक्सटेंशन का भी वादा कर दिया। ये अलग बात है कि विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। निराशाजनक, और इसे मैंने कहा कि बैसाखी बजट मैंने यूज किया, बैसाखी के बजट, क्योंकि ये बिहार और ये नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से कुछ बचे तब देश के 150 करोड़ जनता के बारे में वो सोचे। एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, ये ऐतिहासिक है। विपक्ष का ऐतराज और सरकार का जवाब अपनी जगह है। सवाल आंध्र प्रदेश के लिए स्टेटस वाली उस डिमांड का है जो चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से करते रहे हैं। स्पेशल स्टेटस की मांग अभी भी रहेगी आप लोगों की? तो स्पेशल भी जो प्रावधान किए गए, इसी में से बहुत सारे हमारे जो प्रश्नों का समाधान आज मिल गया है। तो आगे जैसे चलेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर आज 5 करोड़ लोग, ये टीडीपी की बात नहीं है, 5 करोड़ आंध्रा के जो लोग हैं सब संतुष्ट हैं, सब खुशी हैं कि जिस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया तो उनके पिटारे में छात्रों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों यानी सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर था। 80 करोड़ लोगों से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी मुफ्त राशन अभी भी मिलता रहेगा। लेकिन इस सब के बीच खटाखट वाली सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि
मोदी सरकार का यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया। आज का बजट विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। 3 crore additional houses. विकसित भारत के नारे के साथ पेश बजट में जिक्र महिलाओं से लेकर कन्याओं तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और किसानों से लेकर कामगारों तक का हुआ। बात अगर रोजगार की हुई तो फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी रहा। Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. 2024 में 63 सीट के नुकसान के बाद गठबंधन की मदद से तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने बजट में कुछ न कुछ हर तबके को देकर देश के आर्थिक पहिए की दशा और दिशा तय कर दी। इसी के साथ राजनीति की दिशा भी तय हो गई। कांग्रेस ने इसे तुरंत अपने खटाखट वाले मैनिफेस्टो से जोड़ दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। बजट में कांग्रेस को अपना एजेंडा नजर आ रहा है तो ममता को बजट गरीब विरोधी लग रहा है और उद्धव की पार्टी इसे तुष्टीकरण का बजट बता रही है। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। ইটস এ পলিটিক্যাল বায়াস বাজেট। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी को हुए 63 सीट के नुकसान के पीछे मिडिल क्लास, किसानों और युवाओं की नाराजगी को बड़ी वजह बताया जाता है। टैक्स स्लैब में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने की छोटी सी कोशिश की गई है। खेती और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान कर किसानों को 3 लाख करोड़ की योजनाओं से महिलाओं और लड़कियों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया है। सस्ते एजुकेशन लोन और मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाए जाने से युवा भी खुश दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने के लिए सुगमता की बात हो, चाहे रोजगार के लिए सुगमता की बात हो, दोनों में जो है सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रावधान दिए हैं। बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसी होती है जो फ्री में करवा दी जाती है, लेकिन उस पर स्टाइपेंड भी देने का है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर। विशेष प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा था कि सरकार युवाओं को नजरअंदाज कर रही है, किन मानकों पर? रोजगार के मानकों पर। तो इस बार सरकार ने उसको जवाब दिया गया है। रोजगार का मतलब आप नौकरी ही नहीं है, आप उद्योग में बढ़ सकते हैं। सरकार ने उस पर भी आपकी मदद की। देखिए, लंबे इंतजार के बाद नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था और कई छात्रों ने उसका लाभ भी उठाया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यानी नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। हालांकि एनटीए को नए सिरे से रिजल्ट जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में और क्या क्या कहा वो देखिए इस खास रिपोर्ट। सड़क से संसद तक संग्राम हुआ। चौबीस लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। और जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की चौतरफा रणनीति बनी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लब्बो-लुआब ये है, परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर 24 लाख छात्रों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने 2 टूक कहा कि पूरी परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन
नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग EWS कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। ऐसा भी नहीं है कि परीक्षा बहुत अच्छे तरह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ और पटना तक गया। CBI ने खुद बताया कि अभी तक हुई जांच के आधार पर ये कह सकते हैं कि 155 छात्रों ने पेपर लीक का लाभ उठाया। मुझे लगता है कि CBI और सरकारी वकीलों ने कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है और कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद सही जानकारी नहीं दे पाई है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो एक सवाल के जवाब पर भ्रम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली IIT के 3 प्रोफेसर्स की कमेटी बनाने का निर्देश दिया। मुद्दा ये था कि NTA के एक ही सवाल के 2 विकल्पों को सही माना गया था। NTA ने दोनों विकल्पों को सही मानते हुए नंबर भी दे दिए थे, लेकिन कमेटी ने सिर्फ एक विकल्प को सही माना है। अब इसी आधार पर नया रिजल्ट घोषित होगा। इस आदेश का मतलब यह है कि पहले की तरह टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी, क्योंकि 44 छात्र ऐसे थे जिनको गलत विकल्प चुनने पर भी नंबर मिले थे। ऐसे में अब टॉपर सिर्फ 17 ही रहेंगे। आज माननीय CGI साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए पिछले 3 साल के आंकड़ों का भी अध्ययन किया और यहीं से तय हुआ कि परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों को भी कोई व्यक्तिगत समस्या है वो इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। कल भारत की बात में हमने आपको गुजरात में मचे जल प्रलय की रिपोर्ट दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे कुछ घंटों की बारिश में शहर के शहर डूब रहे हैं और आज मध्य प्रदेश से वैसी ही तस्वीर, वैसे ही हालात की खबर आई है। मध्य प्रदेश के सीहोर, मुरैना, दमोह पहले से डूबे हुए हैं और आज भी इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नदी नाले उफान पर हैं। रेलवे ट्रैक डूबने की वजह से पैसेंजर ट्रेन तक कैंसिल करनी पड़ी है। आसमान से बरसती आफत के बीच हम बार बार अपील कर रहे हैं कि बारिश में अपना ख्याल रखें, किसी तरह की लापरवाही न बरतें, लेकिन बावजूद इसके लोग जब हालात की गंभीरता नहीं समझते तो किस तरह की तस्वीरें सामने आती है वो देखिए। महज 20 सेकंड के भीतर जिंदगी पर मौत हावी दिखाई देने लगती है। एक गलत फैसला जान पर भारी पड़ता दिखने लगता है। यही करने से तो मना किया जा रहा है। पानी की रफ्तार को कम आंककर जान जोखिम में ना डालने की ही तो बार बार अपील की जा रही है। अब देखिए होता क्या है। हम आपको 34 सेकंड के वीडियो का पहला फ्रेम दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिया के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।
ट्रैक्टर के ड्राइवर को लगता है कि वो बीच से होते हुए आसानी से निकल जाएगा, लेकिन महज 2 सेकंड के भीतर ट्रैक्टर बीच वाले हिस्से से पुलिया के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और बैलेंस बिगड़ता है। ट्रैक्टर पर पीछे सवार लोग कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टर सवार पूरी ट्रॉली समेत पानी में गिर जाता है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई। इस ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। 3 दिन से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भयानक बारिश हो रही है। ऐसी बारिश कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बांध टूट गया था और देश ने लाल सैलाब की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी थी। बहुत तगड़ा है भैया, मान नहीं रहे बात। इतना पानी कभी नहीं आया, लेकिन भैया इतना पानी नहीं आया कभी। वो सही है। अरे यार पीछे छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तस्वीर देखी, जहां तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। गांव में एक महिला ने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया था और उपचार के लिए उसे अस्पताल जाना था, तो सुरक्षा बलों ने इस तरह से कंधे पर मां और बच्चे को लाद कर नदी पार करवाकर उन्हें किनारे तक पहुंचाया। आराम से सर, आराम से, बिल्कुल आराम से। बहुत बढ़िया सर, खड़ा रह गया है। छोड़ो उसको, छोड़ो, ढीला करो। वो सही है। अरे यार धर्मा साहब रसीद को पीछे। इसे प्रकृति का क्रोध कह लीजिए या फिर बादलों का विद्रोह, तस्वीरों से इतना साफ है कि आसमान से आफत बरस रही है। तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं, जहां लगातार बारिश के बाद भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। सेना अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हालात सिर्फ 15 मिनट की बारिश के बाद बने हैं। गौर कीजिएगा, ये कोई पतली गली नहीं है, ठीक ठाक चौड़ी सड़क है, लेकिन मूसलाधार बारिश को ये झेल नहीं पाई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से आई है, जहां शहर का एक हिस्सा टापू बना दिखाई दे रहा है और आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शामली के कई मोहल्लों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। इस पानी में फूंक फूंक कर एक एक कदम रखते हुए लोग किसी तरह आना जाना कर रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, लगता है कि घाट के सामने खड़े हैं। कौन कहेगा कि किसी मोहल्ले के भीतर का दृश्य है। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। बारिश में सड़क पर कहां गड्ढा है कोई नहीं जानता, इसलिए पानी के बीच इस तरह जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। जिन लोगों का इस इलाके में जन्म हुआ वो भी कहते हैं कि पूरी जिंदगी में कभी भी शामली में इतना पानी नहीं देखा था। शामली हमने तो देखा नहीं कभी इतना पानी। अच्छा। हो गया हमने क्या नाले की सफाई नहीं है या क्या कारण है हम नहीं कह सकते। अच्छा। बाकी इतना पानी हमने नहीं देखा कभी। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जहां मंगलवार यानी आज 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। अगले 2 दिन एमपी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।
हालात ये है कि कुछ घंटों की बारिश में पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। स्कूल और घरों के भीतर पानी घुस रहा है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ के पानी से आम जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जगह जगह तैनात की जा रही है। बाढ़ क्या होती है और बाढ़ क्या करती है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर, जहां पानी के अटैक के सामने घर भरभरा कर ढह रहा है और घर में रहने वाला इंसान बेबस होकर इस मंजर को देख रहा है। घर भी पूरा भीसक गया, बाढ़ में पूरा घर भीसक गया है। बाढ़ घर के अंदर पहले ही पानी का कब्जा हो चुका था और फिर कुछ देर बाद घर की छत ने भी साथ छोड़ दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद ऐसी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुनिए बारिश ने क्या क्या बर्बाद किया। सतला नदी आने से पूरे घर में पानी घुस गया, जिससे 50 बोरी सीमेंट डूब गई और गेहूं 20 कुंटल गेहूं और पैसे 2 मोटरसाइकिलें और अन्य सामग्री घर में जो रही सभी डूब में हैं। अस्पताल के बाहर पानी, अस्पताल के अंदर पानी। सिर्फ 45 मिनट की बारिश ने एमपी के मुरैना की शक्ल बिगाड़ दी। यहाँ सड़कें, घर, दुकानें, अस्पताल सब कुछ पानी से लबालब हो गया। इस वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल देखिए, जिनके बेड आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। मरीजों के रिश्तेदार इसी गंदे पानी में खड़े होने को मजबूर हैं। नहीं बहू की डिलीवरी होने को है नहीं कुछ जाने, जच्चा माई पड़ी है बहू, देखो ये जितना गंदा पानी भरा हुआ है। बरसात का पानी हॉस्पिटल में 2 से 3-4 फुट तक भरा हुआ है। डिलीवरी आप देख सकते हैं बैक साइड में पीछे कितना पानी भरा हुआ है। डिलीवरी जच्चा बच्चा दोनों को परेशानी है। बड़ा दुर्भाग्य की बात। स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकलकर भी वैसी ही तस्वीर नजर आई। लोगों की दुकानों में कई फीट तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों का सामान तक पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पालिका क्षेत्र में कंडा रोड है, अस्पताल परिसर है, गांधीनगर है, वहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है और नगर पालिका के पूरे कार्रवाई में नाले की सफाई आज कार्य चल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को खाली करवा लिया है। रास्तों का नामो निशान तक नहीं बचा है। हर तरफ बस पानी की मनमानी दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। ये मंदिर के पुजारी हैं जो बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश इतनी तेज है कि सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी पानी में गोते लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी से आई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे के बैरियर ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, क्योंकि बाकी सब कुछ सैलाब में समा चुका था।
आपकी स्क्रीन पर अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से आई है। पूरी गली में करीब करीब कमर तक पानी आ चुका है। तमाम घरों के आगे नदी बह रही है और जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है उनके तो घरों के भीतर तक पानी घुसा हुआ है। ये मध्य प्रदेश का वो दमोह है जो चंद रोज पहले तक बारिश के लिए भगवान का मुंह ताक रहा था और अब ऐसी बारिश हुई है कि लोगों की सांस अटकी हुई है। ये देखिए किस कदर तेज बहाव के साथ आता बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके को निगलने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ 3 घंटे की बारिश के बाद दमोह की सड़कों पर नदी बहने लगी थी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई दिख रही थी। अब घर के भीतर की तस्वीर देखिए, सारा फर्नीचर पानी में डूबा हुआ है। बेड, सोफा सेट, कूलर, मेज, सब कुछ इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। को खाली करके ऊपर आ जाइए, सब टेस्ट पे घाट खाली कर दीजिए। भारी बारिश के बाद ताप्ती नदी के प्रचंड वेग में आते ही घाटों को फौरन खाली करने की चेतावनी जारी की जाने लगी। एमपी के बुरहानपुर में बैतूल जिले में 11 डैम खोलने के बाद ताप्ती नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। लोगों को बोला जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग मानते नहीं हैं और सख्ती से उनको आदेश देकर बाहर निकाला जा रहा है। हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद चलिए गुजरात के द्वारका, जहां हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ में डूबे द्वारका के हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। आसमान से तो आपने डूबे हुए द्वारका की तस्वीर देख ली, लेकिन जमीन पर हालात कितने खराब हैं वो देखिए। द्वारका की पनेली नदी में 3 लोग फंसे हुए थे जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। उफनती नदी के बीच एक टीले पर 3 जिंदगी मौजूद थी जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। द्वारका जैसे हालात गुजरात के राजकोट में भी दिखाई दिए, जहां एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। सबसे खराब स्थिति में राजकोट का उपलेटा तहसील नजर आया, जहां पे गांव के गांव डूब चुके थे। मध्य प्रदेश में तो 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। वहां के हालात पर हमारी नजर रहेगी। भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।